हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस करने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टैंडर्ड, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, वेलोसिटी सिलेक्टर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज आपको सीखने मिलेगी। इस सेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे अधिकतर इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे बच्चे इन टॉपिक्स को छोड़ के चले जाते हैं, इनका इम्पोर्टेंस ही नहीं देखते। और आज देखना, पीवाईक्यूज में लेके आया हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, देखेंगे पीवाईक्यूज में भी सवाल है। तो पीवाईक्यू में जब सवाल आता है एग्जाम में और आपको तब ये छोड़ना पड़ जाता है, आप घर आते हो फिर देखते हो कि ये तो बड़ा आसान था, बस मुझे यहाँ पे 15-20 मिनट देना था एक टॉपिक के लिए और वो टॉपिक अच्छा हो जाता। वही नहीं दे पाते, हम प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते। इसीलिए ये सेशन बहुत ज़रूरी है। पूरा सेशन अच्छे से इसको फॉलो कीजिएगा, सारे सवाल करिएगा मेरे साथ और फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको इस सेशन के नोट्स मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन पूरे जोश के साथ। मैं हूँ अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो वो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अब देखो, छोटा सा क्या कंसेप्ट लगाया है, यूज टू मेजर एन इलेक्ट्रिक करंट। कंसेप्ट कहाँ लिखा है, देखो, टॉर्क। एक करंट कैरिंग कॉइल पे मैग्नेटिक टॉर्क लगता है मैग्नेटिक फील्ड में। बस इतना सा कंसेप्ट है कि करंट कैरिंग कॉइल होगी तो उस पर एक मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। इसी कंसेप्ट पे आपने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जो इतना हेल्पफुल है, जो आपको करंट मेजर करने के लिए यूज हो रहा है। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर का यूज करके अमीटर बनाया, गैल्वेनोमीटर का यूज करके वोल्टमीटर बनाया। वो भी आप देखना, प्लेलिस्ट में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो लेक्चर्स मिलेंगे वहां पे वो वाला पोर्शन डिटेल में बताया था। लेकिन वहां पे हमने बताया था कि इसके अंदर क्या हो रहा है वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसके जो अंदर की वर्किंग है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए मैं आपको एक बार बेसिक से स्टार्ट से बताता हूँ कि हो क्या रहा है। तो हमारा देखिए, यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल है। मैंने यहाँ पे एक, ये मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर ले लिया। इस सॉलिड सिलेंडर पे हमने वायर से एक लूप बना लिया इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये हमने वायर से एक लूप बना दिया है ना। चलो, अब यहां से करंट आ रहा है और वो इधर मल्टीपल लूप्स होंगे बहुत सारे, उन लूप्स में करंट फ्लो कर रहा है और फिर यहां से करंट एग्जिट हो गया। समझ गए, ये एक बेसिक इंटरनल सेटअप है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने करंट कैरिंग कॉइल बनाया है, इसमें अगर करंट जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। देखो, पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक मोमेंट का लेक्चर आपको दिख रहा होगा प्लेलिस्ट में, नहीं आता है तो वो जरूर देखिएगा। अगर करंट फ्लो हो गया तो ये एक करंट कैरिंग कॉइल बन गया। करंट कैरिंग कॉइल का यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अच्छा, अब मैग्नेटिक मोमेंट इस सेटअप का कहाँ ले, इस डायग्राम में ये मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द प्लेन हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया I इंटू एरिया माइनस के कैप में, इस डायग्राम में राइट हैंड रूल से इनसाइड हो गया। अब नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम आई राइट बच्चों? तो यहाँ पे ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है। आपका मैग्नेटिक मोमेंट NIA माइनस के कैप बन गया। अब सोचो, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड सोचो इस तरीके से प्रेजेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन क्या बोलोगे, अलोंग द लूप है, पैरेलल टू द लूप है। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इस लूप पे फोर्स कितना लगता है, तो हमने ये सीखा है यूनिफॉर्म फील्ड में लूप पे फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में लूप पे, करंट कैरिंग लूप पे फोर्स 0 हो जाता है। लेकिन टॉर्क होता है। अच्छा, टॉर्क क्या होता है, M क्रॉस B। टॉर्क होता है M क्रॉस P और इसका सेंस ऑफ रोटेशन इस तरीके से होता है कि जो M वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो घूम के अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन कर दे। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है,
तो आपका टॉर्क ऐसा है कि इसको इस तरीके से घुमा के इधर ले आए, यानी जो लूप है वो ऐसे टर्न हो जाए और इस तरफ आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए। लूप अभी ऐसा है तो ये ऐसे टर्न हो जाए, 90 डिग्री टर्न होके इधर आ जाए। ये टॉर्क की इच्छा होगी। फाइनली टॉर्क चाहेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाए। फाइनली क्या चाहता है ये? टॉर्क लग क्यों रहा है? क्योंकि फाइनल स्टेट ये चाहता है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ मैग्नेटिक मोमेंट हो जाए। तो ये टॉर्क हो गया m क्रॉस b। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है? एम बी इंटू साइन थीटा। ये क्या हो गया बेटा? ये आपका स्टैंडर्ड क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपका टॉर्क हो गया ना। अब बताओ एंगल थीटा क्या है? एम और बी के बीच में एंगल। एम अभी अंदर है, बी इधर है, तो एंगल बताओ इनके बीच में कितना है? देखो ध्यान से 90 डिग्री एंगल है ना। तो ये साइन 90, तो m इंटू बी साइन 90, साइन 91 हो गया। m की वैल्यू डाल दी और देखिए ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ रहा है NIAB। तो इस लूप पे, करंट कैरिंग लूप पे क्या हुआ? एक टॉर्क आ गया, मैग्नेटिक टॉर्क। तो यहाँ पे बहुत सारे लूप्स थे, तो ये इस पूरे सेटअप पे एक टॉर्क आ गया, ठीक है, घुमाने वाला। अब इसी के साथ हमने क्या किया? यहाँ पे एक नीडल लगा दी। क्या किया बेटा हमने यहाँ पे एक नीडल लगा दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ये लूप घूमे, ठीक है, ये सेटअप घूमा मैग्नेटिक टॉर्क के कारण, तो नीडल जो है वो भी घूमने लगी। तो जब नीडल घूमेगी हमें पता पड़ गया कि करंट आ गया है। तो होगा क्या? ये डिटेक्ट करेगा करंट है कि नहीं। अगर करंट जीरो है तो करंट कैरिंग लूप बनेंगे ही नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ही नहीं, मैग्नेटिक टॉर्क आएगा ही नहीं, रोटेशन होगा ही नहीं और नीडल घूमेगी ही नहीं। तो नीडल नहीं घूम रही है मतलब करंट नहीं है। अगर करंट आ जाए तो ये करंट कैरिंग लूप बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, मैग्नेटिक टॉर्क आ जाएगा, ये घूमने लगेगा तो नीडल घूमने लगेगी और आपको पता पड़ जाएगा कि अरे ये तो करंट है। जी हाँ। तो अब इसके बाद ऐसा अगर आप इसे छोड़ दो, ठीक है, तो ये पूरा एंगल जितना घूम सकता था घूम जाएगा, लेकिन ये एक जगह जाके नीडल रुकती भी तो है। आ जाओ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए करंट आपका है, ये मान लीजिए 0, 5, 10, 15 माइक्रो एम्पियर्स में सोचिए। तो आपकी नीडल जब 10 माइक्रो एम्पियर करंट जाएगा तो नीडल कितना घूम के कहाँ पे रुकेगी बताओ? तो नीडल मान लो पहले 0 पे थी, फिर वो सेटिंग हमने ऐसे करी कि 10 पे जाके आपकी नीडल यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। एम आई राइट बच्चों? ये यहाँ पे स्टॉप हो गई, ये यहाँ से घूम के इधर आ गई। मानते हो ये बात कि आपकी यहाँ पे कैलिब्रेशन कर रखा था कि कितने एंगल पे, कितने करंट पे कितना एंगल घूमेगा, उस हिसाब से स्केल बना रखी थी। और यहाँ पे अगर नीडल आई तो 10। अब अगर 10 माइक्रो एम्पियर करंट जाता है कैल्विनोमीटर से, तो वो यहाँ पे आके नीडल रुक जाती है। अच्छा रुकी क्यों फिर नीडल? बताओ रुकी क्यों नीडल? अगर आप सिर्फ मैग्नेटिक टॉर्क देखो तो मैग्नेटिक टॉर्क हो सकता है और आगे ले जाता, यहीं पे क्यों रुकी नीडल? क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने वाला फोर्स था, कोई रोकने वाला टॉर्क था। वो टॉर्क था आपका स्प्रिंग का टॉर्क। जी हाँ बच्चों, स्प्रिंग के टॉर्क की भी मैं आपको डिटेल में बात बता देता हूं। तो यहाँ पे स्टॉप कहाँ पे हो रहा है? जहां पे मैग्नेटिक टॉर्क स्प्रिंग के टॉर्क के इक्वल है। अच्छा स्प्रिंग का फोर्स क्या था बेटा याद है? स्प्रिंग का फोर्स था kx। x क्या था? x था कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन। तो स्प्रिंग को आप कंप्रेस या इलोंगेट करो तो इतना फोर्स लगाती है। अब स्प्रिंग को आप कंप्रेस या इलोंगेट नहीं कर रहे हो, स्प्रिंग को टर्न कर रहे हो, स्प्रिंग को ट्विस्ट कर रहे हो। जैसे आप ये आप मान लीजिए स्प्रिंग और ऐसे टिल्ट कर रहे हो, तो कितने एंगल से ट्विस्ट कर रहे हो? टॉर्शनल यहाँ पे टॉर्क लग रहा होता है। तो यहाँ पे जो टॉर्क है स्प्रिंग का वो हम लिखते हैं, जैसे kx लिखते थे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं k इंटू थीटा। थीटा क्या है? कितना एंगल आपने ट्विस्ट किया। और k क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। मैं लिख देता हूं इसे टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। समझ गए बेटा? यस। तो जहां पे मैग्नेटिक टॉर्क स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर आ गया, वहां पे ये नीडल स्टॉप हो जाएगी। आइए इसका हम स्टैंडर्ड डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए। अच्छा सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट की, वो भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे किया, आपने कहा ना ये मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट की, आ जाओ पूरा इसका स्ट्रक्चर देखो। तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे देखिए वायर ऐसे पूरी लपेट दी है, वायर ऐसे उससे कॉइल बना दिए हैं, यहाँ से वायर की एंट्री एग्जिट भी होंगे, ठीक है, और नीचे स्प्रिंग लगा दिया है। ये जो सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन कोर का है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रेंथन हो जाती है। इस पूरे सेटअप को आपने मैग्नेट्स के बीच में रखा है, ये आपका साइड व्यू है, आपको पूरा कंप्लीट व्यू दिख रहा है, मैग्नेट्स के बीच में रखा है, ठीक है। मैग्नेट का शेप देखो यहाँ पे इस तरीके से आपने रखा था, कर्व है ये मैग्नेट, है ना, इसे मैं बोलूंगा अभी सिलेंड्रिकल शेप के मैग्नेट से। अब इसका टॉप व्यू देख लेते हो आप, टॉप व्यू देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, साइड से देखोगे तो पूरा आपको दिख रहा था, ऊपर से देखोगे तो सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा, और टॉप व्यू में आपको यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ वायर्स के लूप दिखेंगे, वो जो वायर आपने लूप बनाए थे ना वो इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा अब इस डायग्राम में, इस लूप का बताइए। तो ये लूप पूरा ऐसे होगा ना, तो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा इस लाइन पे होगा, मानते हो। वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, करंट यूं जा रहा है तो इधर होगा, करंट यूं आ रहा है तो इधर होगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे ये लूप्स है बहुत सारे, तो लूप्स के हमने मल्टीपल वायर्स दिखा दी, ये कोर था, ये मैग्नेट से, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो यहाँ पे एरोस बन रहे हैं। आइए आगे देखते हैं, इस तरीके से भी देखिए सुंदर डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। ये वाला लुक देखिए, नीडल अटैच्ड है, तो आपकी नीडल स्केल पे ऐसे अटैच्ड है और आप घुमा सकते हैं। ये आपका यहाँ पे करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, तो मल्टीपल व्यू से आपको गैल्वेनोमीटर दिखा दिएगा। आइए थोड़ी सी इसकी बातें पढ़ लेते हैं। तो टॉर्क हमने देख लिया, NIAB sin थीटा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो मैग्नेट थे परमानेंट मैग्नेट, उनको कर्व बनाया था अभी बोला, तो उसको कह रहे हैं परमानेंट मैग्नेट्स को सिलेंड्रिकल बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल होनी चाहिए। देखो मैग्नेट को आप सीधे भी तो रख सकते थे, ऐसे मैग्नेट ऐसे भी हो सकते थे, लेकिन ऐसे ना रखे, आपने इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेट रखे थे। इससे क्या हुआ, हर जगह मैग्नेट का फील्ड का डायरेक्शन बदल गया, और वो सेटअप ऐसा होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, सेटिंग ऐसी है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लूप के पैरेलल होगी। मैग्नेटिक लूप ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ जाएगी, मैग्नेटिक लूप टर्न हुआ तो उस जगह पे उस सेटिंग में नेट मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के अलग हो जाएगी। मैग्नेटिक लूप ऐसा है तो फील्ड ऐसी, मैग्नेटिक लूप ऐसा है तो फील्ड ऐसी, ऐसे वहां पे बन जाता है। तो इस सेटअप से क्या होता है, ये साइन थीटा हमेशा 90 डिग्री आ जाएगा, तो हमेशा टॉर्क आप NIAB लिख दोगे, मैग्नेटिक टॉर्क हमेशा, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A एरिया ऑफ द लूप, और B मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं तो देखो हमने बताया था स्प्रिंग का जो टॉर्क है वो मैग्नेटिक टॉर्क के जब बराबर करेगा तब ये स्टॉप हो जाएगा, तब वहां पे नीडल रुक जाएगी। ये देखिए ये यहां से बन रहा है, चलिए इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं फटाफट से, आ जाओ। तो अब देखिए आपको क्या मिला यहाँ पे, NIAB इज इक्वल टू K थीटा, तो करंट देखिए क्या हो गया, K अपॉन NAB इंटू थीटा। अच्छा थीटा यहाँ पे क्या रखोगे जरा बताओ तो, थीटा यहाँ पे कैसे रखोगे, थीटा यहाँ पे अकेला थीटा है ना, तो थीटा अकेला जब भी हो रेडियन में रखते हैं, तो एंगल इन रेडियन रखना, ठीक है बच्चे। अब सुनो यहाँ पे, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। तो अगर आपसे कोई कह दे कि 1 डिग्री डिफ्लेक्शन में 1 करंट था, तो 10 डिग्री डिफ्लेक्शन में 10 गुना ये हुआ तो ये भी 10 गुना, ये डबल तो ये भी डबल, ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना। I1 और ऐसे भी लिख सकते रेशियो में, I1 बाय I2 इक्वल टू θ1 अपॉन θ2, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से करंट आप बता सकते थे रेशियो में लेके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं। पहली टर्म हम बता रहे हैं करंट सेंसिटिविटी। देखिए पहली टर्म क्या है, करंट सेंसिटिविटी। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, करंट सेंसिटिविटी, इसका मतलब है एंगल अपॉन एरिया, एंगल अपॉन करंट, एंगल अपॉन करंट।
इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर यूनिट एम्पियर, या फिर डिग्री में हो तो डिग्री पर एम्पियर। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, ये बताएगा कि एक यूनिट करंट से कितना डिफ्लेक्शन है, एक यूनिट करंट से कम डिफ्लेक्शन है तो करंट सेंसिटिविटी कम है, एक यूनिट करंट से ज्यादा डिफ्लेक्शन है तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है। सेंसिटिविटी मतलब करंट के प्रति सेंसिटिव है, मतलब छोटे से करंट से डिफ्लेक्शन आ जाए तो बड़ा सेंसिटिव डिवाइस है, और छोटे करंट पे बहुत डिफ्लेक्शन ना आए, धीरे धीरे आए, या फिर निग्लिजिबल डिफ्लेक्शन आए तो सेंसिटिविटी कम है करंट को लेके। सेंसिटिविटी ज्यादा है मतलब छुआ, करंट आया हल्का सा और डिफ्लेक्शन दिख गया, तो आपका करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है, ये आप कहोगे। ठीक है, फॉर अ गिवन चार्ज अगर एंगल ज्यादा घूमे तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है। यहीं पे एक चीज डिफाइन की गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, ये था डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, ये है डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज। समझ गए? तो V इक्वल टू आई आर लिख देंगे इसकी जगह, तो ये आप वोल्टेज सेंसिटिविटी कहेंगे। अब करंट सेंसिटिविटी का जो रेसिप्रोकल है, देखो करंट सेंसिटिविटी का यहाँ पे जो रेसिप्रोकल है उसे हम बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और इसे ही मैं इक्वल टू करूंगा फिगर ऑफ मेरिट के। ठीक है, इसे ही मैं इक्वेट करूंगा फिगर ऑफ मेरिट के। तो आइए इन सब बातों को और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अब देखिए जरा यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने सबसे पहले लिखा NIAB इज इक्वल टू के थीटा, टॉर्क बैलेंस कर दिया सर हमने। फिर हमने लिखा हम चाहते हैं करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, थीटा अपॉन आई। कितना हो गया, देखो थीटा अपॉन आई, ये हो गया NAB अपॉन स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, एंगल अपॉन वोल्टेज, मानते हो बात। वोल्टेज को क्या लिख दिया हमने, V इक्वल टू आई आर, तो थीटा अपॉन आई तो यही है, इसकी वैल्यू रख देते हैं NAB अपॉन के, ये हो गया थीटा बाई आई अपॉन आर, ये आपका आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। फिर आते हैं फिगर ऑफ मेरिट में या फिर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट पे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट पे, तो ये है इसका रेसिप्रोकल, वो हो गया K अपॉन NAB या फिर I अपॉन थीटा। समझ गए? ये आपका बातें याद रखनी है आपको ये। ठीक है, ये बातें याद रखनी है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पे मैं और डिटेल में समझाना चाह रहा हूं। अगर सोचो इफ नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो करंट सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा बताइए। तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दी है तो n डबल, तो यहाँ पे 2 आ गया, एरिया सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम और स्प्रिंग वही है, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आ गया, तो इससे आप बोलोगे करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई। सही है बेटा, करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी में बताओ, तो इसमें भी बच्चे बोलते थे सर n डबल तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, जब आप लूप डबल कर रहे हो तो लूप की वायर्स डबल हो गई, मानते हो बात, लेंथ डबल हो गई, तो उस लूप का रेजिस्टेंस भी तो डबल हो गया। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा V इक्वल टू आई आर, और रेजिस्टेंस क्या होता था, रो L बाय ए। तो आपका लेंथ जो है, लेंथ डबल हो गई ना, लेंथ डबल हो गई तो उस सेटअप का रेजिस्टेंस डबल हो गया। रेजिस्टेंस डबल हो गया तो एक 2 ऊपर तो आई, नंबर ऑफ टर्न्स डबल होने के कारण ए बी के एज इट इज, नीचे भी तो 2 आ गया रेजिस्टेंस का, तो वो 2 और 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ा, वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट चेंज। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना, ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है और बच्चे गलती करके आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स बदलने से इस पे तो असर पड़ा, इस पे असर नहीं पड़ा। आइए अब थोड़े से इसके सवाल जवाब करते हैं, फिर हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले देखिए 2019 में ये सवाल आया है, क्या कह रहा है सवाल, आइए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। आप देखोगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही सवाल है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिए हैं। ओके सर, एरिया दे दिया है
10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर में, ऐसा यूनिट में लेना। टॉर्शनल बैंड ऑफ, ये देखिए, इट यूजेस अ टॉर्शन बैंड ऑफ टॉर्शन कांस्टेंट। ये एक स्प्रिंग है जिसका टॉर्शन कांस्टेंट है, ये के है, के, और ये देखो के का ऐसा यूनिट है। तो के जो स्प्रिंग के टॉर्क में आ रहा था वो आपको दिया है। फिर आपको बोला है मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 1 डिग्री दिया है। कई बच्चे यहाँ पे डिग्री में लेके गलत आंसर टिक करके आ गए थे, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक बार जल्दी से बता दूं मैं, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, जल्दी से बताओ। तो डिग्री से रेडियन में हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई करके बाय पाई बाय 180। यस, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 इंटू पाई बाय 180, यानी पाई बाय 180 रेडियन। और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू और ज्यादा चाहते हो तो पाई को हम रख देंगे 3.14 अपॉन 180 रेडियन। समझ गए, ये ध्यान रखना पूरा अच्छे से। तो 1 डिग्री है, लेकिन इसको आप रेडियन में लिखोगे फॉर्मूले में, तो पाई बाई 180 रेडियन। फिर क्या बोला है, कॉइल इतना डिफ्लेक्ट हुआ फॉर दिस करंट। करंट आपको दिया है 1 मिली, इसका मतलब 10 की पावर -0 मैग्नेटिक फील्ड पूछा था। तो देखिए बेसिक सा सवाल है एकदम। बस यहाँ पे ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा होना चाहिए एक बार, पूरा सेटअप, कंस्ट्रक्शन, इसकी बेसिक छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, तो आप ये कर लेते। अगर आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर छोड़ के चले गए हो तो फिर आपको लगेगा अरे पता नहीं क्या पूछ लिया। और जिस बच्चे ने थोड़ी देर पढ़ा है वो ये करके आ जाएगा। क्या करना है सर हमें, बस टॉर्क ही तो बैलेंस करना है। NIAB इक्वल टू K थीटा, तो B क्या आ गया, K थीटा अपॉन NAI। बस इसी में वैल्यू रखनी थी। K दिया है बेटा, थीटा दिया है, ठीक है सर। फिर N 175, एरिया 10 की पावर -4 इंटू I 10 की पावर -3। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये 4 और 3 7, 7 ऊपर जाएगा तो ये हो गया प्लस, ये 7 ऊपर जाएगा, +1 बचेगा, उस +1 को इससे काट देंगे तो ये बचेगा 3.14 अपॉन 175 इंटू 18। समझ गए। अब ये मैं पॉइंट हटा रहा हूं 100, तो 314 अपॉन 175 आ रहा है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसे डिवाइड करोगे ना 175 से, 314 को 175 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.8 आ रहा है। फिर पॉइंट हटा के नीचे 0, तो ये कट के ये 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड SI यूनिट्स में 10 की पावर -3 थी। कैलकुलेशन टफ लग रहा है बच्चे को, बट जब वो करेगा तो ये पाएगा कि आसान था। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, आपको मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पैरामीटर्स दिए हैं और पूछा है टॉर्शनल कांस्टेंट सेम मान के रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी बताइए। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अभी हमने देखा था क्या थी, वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला था वो था डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट रेजिस्टेंस, और डिफ्लेक्शन अपॉन ये क्या था बेटा, NAB अपॉन R। ठीक है, क्या था, अगर आपको ये याद नहीं है ना, वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फटाफट देखो निकाल सकते हो। NIAB इक्वल टू K थीटा, तो थीटा अपॉन I कितना हो गया, NAB अपॉन K। यस, तो NAB अपॉन K आपको मिल गया। समझ गए बेटा, तो ये आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे बस आपको वैल्यू डालनी है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, इसका रेशियो लेना है। K देखो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 क्या हो जाएगा, N1 A1 B1 अपॉन R1, K कट जाएगा, डिवाइडेड बाय N2 A2 B2 अपॉन R, वो R ऊपर चला जाएगा। बस अब इसमें वैल्यू रखनी है, N1 A1 B1 R2 ये रहा, अपॉन R1 N2 A2, और देखिए पावर कट जाएगी, सेम पावर है इसलिए वो नहीं लिखिए, और फिर B2 0.5। इसे बस आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। आइए फटाफट अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बन रहा है।
5 से ही कटेगा 3 जा, 7 से ही कटेगा 3 जा, 3 से 3 कट गए, फिर ये कटेगा 2 जा और 0.550 नीचे 2 से 2 भी कट गए, आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर है 1:1। देखिए ये सवाल 2025 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आइए ये वाला सवाल देखिए। इसमें अब क्या पूछ रहा है आपसे, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, एन दिया है, एरिया दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दी है, डिफ्लेक्शन इन द कॉइल दिया है, एंगल दिया है, रेडियन में ही दिया है, चलो अच्छी बात है, करंट दिया है, पूछा है टॉर्शनल कांस्टेंट बताइए। बताइए क्या करना था इस सवाल में। अगर इस सवाल को देखोगे तो NABI इक्वल टू K थीटा, टॉर्शनल कांस्टेंट के कितना हो गया NIAB अपॉन थीटा, बस थीटा रेडियन में रखना, इसको बस सॉल्व करना था और आंसर आ जाएगा। होमवर्क, इसको सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताओ, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला में वैल्यू डाल के आपको करना था। अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और कैसे यहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट्स को लाया गया है। आइए देखिए, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, इसका I करंट है, N नंबर ऑफ कॉइल से A एरिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, इसको मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है। ये देखिए यहां से लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, एक चार्ज Q को पास किया है सडनली, तुरंत, कम समय में। जब भी सडनली सुनता हूं क्या याद आता है हमको, इम्पल्स, अचानक से फोर्स लग जाना, अचानक से टॉर्क लग जाना, इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये ध्यान रखना। तो चार्ज को सडनली पास किया है, फाइंड आउट मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। आइए अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे घुमा फिरा के आंसर आ सकता है। तो मैग्नेटिक टॉर्क क्या लिखा था आपने, NIAB, चार्ज Q है, तो Q बेसिकली क्या होता है, करंट इनटू टाइम। अब ये टाइम बहुत छोटा था, इसे आप dt भी लिख सकते हो। तो बेटा अगर मैं करंट को चार्ज अपॉन टाइम लिख दूं, यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, है ना। बेसिकली टॉर्क इनटू टाइम हो जाएगा NAB इनटू Q, ये मेरे को मिल रहा है। इसे आप और सोफिस्टिकेटेड तरीके से और टेक्निकल अच्छे टर्म्स में लिख सकते थे, टॉर्क dt इज इक्वल टू NABI dt, और NAB बाहर I dt का इंटीग्रेशन Q, ये आपको मिल गया टॉर्क dt, यानी टॉर्क इनटू टाइम। अब आपको रोटेशनल मोशन में ये पता होना चाहिए कि टॉर्क इनटू टाइम बेसिकली होता है एंगुलर इंपल्स। जी हाँ बच्चों, क्या होता है एंगुलर इंपल्स, इसका मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा, तो I ओमेगा फाइनल माइनस I ओमेगा इनिशियल, यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट किया इसलिए 0, तो टाउ dt बेसिकली आपको देगा I इंटू ओमेगा फाइनल, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी NABQ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको फाइनल ओमेगा मिल गया। अब ध्यान से सुनना ये बात, आपके टर्न्स थे, अचानक से Q चार्ज बह गया, तो इतने तेज Q चार्ज बह गया कि उसको टॉर्क मिला बहुत देर, कम देर के लिए, तो उसको स्पीड आ गई। तो अचानक से Q चार्ज भेज गया तो स्पीड आ गई, स्पीड से घूमने लगा, तो स्पीड से घूमने लगा, ठीक है। अचानक से मतलब स्पीड से घूमने लगा। अब इतनी स्पीड से वो घूमने लगा है, अभी तक स्प्रिंग का इफेक्ट मत देखिएगा, अभी बस ये मैग्नेटिक इफेक्ट देख लिया। अब इतनी स्पीड से जब वो घूमने लगा, तो आप जैसे क्या करते थे, ये वाला सवाल याद है कि मैंने डब्बे को स्पीड v दे दी, आप बताइए यहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए आप क्या करते थे, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी, और हाफ mv² इक्वल टू हाफ kx² कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट है ट्विस्टिंग का, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट है ट्विस्टिंग का, थीटा एंगल से ट्विस्ट हो गया। सोचो ओमेगा इनिशियल स्पीड थी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी आपके पास हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो स्पीड से घूमा तो इतनी काइनेटिक एनर्जी थी,
वो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जमा हो जाएगी। फॉर्मूला स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे x की जगह यहाँ पे थीटा है और k वहां स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट था, यहाँ टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्क वाला कांस्टेंट कहलाता है। तो ये बस आपको सॉल्व करना था। इसमें वैल्यू रखूंगा मैं ओमेगा की और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे बस यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना था। दैट्स इट बच्चों, आ जाओ। अब देखिए पूछा क्या है हमसे, पूछा है मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ओमेगा क्या है, NAB/Q/I। आइए यहां पे रखते हैं हाफ I NAB/Q/I का स्क्वायर, तो ये सब स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हाफ K थीटा स्क्वायर। ये 2 कट गया बेटा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कट गया, n स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन KI, ये हो गया थीटा स्क्वायर। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो थीटा है ना, ये थीटा की डंडी ऊपर जाएगी और ये क्यू है ना, ये क्यू का जो डंडी है, ये क्यू की जो लाइन है वो नीचे आएगी। ऐसा मत करना क्यू को थीटा से काट दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वही मामला ये थीटा अलग है, ये चार्ज अलग है। अब रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो NABQ अपॉन रूट में KI, ये आपको मिल गया थीटा। ये आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया, समझ गए। आपका इक्विलिब्रियम पे डिफ्लेक्शन पूछे तो आप टॉर्क बैलेंस करोगे। इक्विलिब्रियम पे डिफ्लेक्शन पूछता तो आप टॉर्क बैलेंस करते, लेकिन अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है तो आप ऐसे करोगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका आपको लेंथ और विड्थ दिए, रेक्टेंगल है, तो एरिया दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है, सस्पेंशन फाइबर नीड्स अ टॉर्क, टॉर्क दिया है टू ट्विस्ट इट फॉर 1 रेडियन, टॉर्क फॉर 1 रेडियन दिया है। और क्या पूछा है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट बताइए इफ 6 डिग्री रोटेट करना है। तो आइए इससे पहले क्या करोगे आओ समझते हैं। मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू स्प्रिंग टॉर्क करते हो बेसिक, तो K थीटा या फिर NIAB उसी की वैल्यू दी है और 1 रेडियन के लिए दी है, तो आपको ये आपको गिवन था, और 1 रेडियन मतलब ये 1 है, तो K बेसिकली आपको गिवन था, समझ गए। अब ये K यहां से आ गया। अब आप फाइनली 6 डिग्री के लिए काम करोगे, फिर से लिखोगे मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू स्प्रिंग टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क NIAB इक्वल टू K थीटा। I पूछ रहा है आपसे, तो ये हो गया K थीटा अपॉन NAB। यहां पे थीटा क्या, 6 डिग्री का I, तो 6 डिग्री, तो आप देखो क्या लिखोगे, 0.125 इंटू 10 की पावर -7 बच्चे इंटू 6 इंटू पाई बाई 180 डिवाइडेड बाय n, 5 n कितना 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू एरिया 5 इंटू 2 10, लेकिन मीटर स्क्वायर में करोगे तो 10 इंटू 10 की पावर -4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करके बेटा आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ये बात, पक्का? कोई डाउट है तो पूछो इसमें। तो यहां पे जो आंसर आता है वो मैं लिख देता हूं, 1.3 इंटू 10 की पावर -7 एम्पियर, ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पे आता है। समझ गए? पाई को क्या लिखना, पाई को 3.14 लिख देना, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। पाई को लिखेंगे 3.14, ठीक है। डिग्री को रेडियन में करेंगे, 6 डिग्री को रेडियन में किया तो 6 इंटू पाई बाई 180 और पाई को 3.14 रखा। तो इस तरीके से ये सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। मैच करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे चल रहे हैं। ये देखिए सुनिए, हम नंबर ऑफ टर्न्स आए हुए हैं एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल मूविंग गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए हैं ताकि करंट सेंसिटिविटी 50% से बढ़ गई, मतलब करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई। अब बताइए वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो ये आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ टर्न्स बदलने से वोल्टेज सेंसिटिविटी पे डज नॉट चेंज, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर है 0%।
समझ गए? ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए ये सवाल अब देखिए क्या है। इफ n रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस, n डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, n कितना एंगल आप घूमे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन अ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस Gn, शंट रेजिस्टेंस S, द टोटल करंट I व्हेन इट्स फिगर ऑफ मेरिट इसके। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो फिगर ऑफ मेरिट क्या था? तो फिगर ऑफ मेरिट आपको ध्यान होना चाहिए, फिगर ऑफ मेरिट था करंट सेंसिटिविटी का उल्टा, यानी I बाय थीटा। ये K दिया था आपको I बाई थीटा, तो I क्या हो गया? K इंटू थीटा। समझ गए? ये आपका I आ गया K इंटू थीटा। अब आगे बढ़ाते हैं। ये आपका करंट है। ये कौन सा करंट है? ये मेन करंट ही है। शंट क्या होता है? शंट जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो हम इसे अमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका अमीटर का सेटअप होता है। मेन करंट I है, ये आपका जो है ये है गैल्वेनोमीटर का करंट, और ये I माइनस IG। यहां पे रिश्ता क्या हो गया जल्दी से देखो, तो आप लिखोगे IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। पैरेलल ब्रांचेस हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो IR दोनों का सेम। तो यहां से देखो मल्टीप्लाई करो फटाफट से, क्या मिला? ये देखो इस तरीके से मिल गया, इसको उधर भेज दिया, तो IG इंटू जी प्लस IG इंटू एस इक्वल टू I इंटू एस, ये आपको मिल गया। इसके बाद देखिए यहां से IG कॉमन ले लीजिए। जब आप IG कॉमन लेंगे तो G प्लस एस, क्या मिला यहाँ पे? I अपॉन S, ये करंट आ गया I इज द मेन करंट जो आपको पूछा था, I करंट पूछा है। और यहां से देखिए गैल्वेनोमीटर के लिए, यहां पे गैल्वेनोमीटर का करंट आप लिख देंगे K थीटा, फिगर ऑफ मेरिट के टर्म्स में। ये आपका आंसर है। समझ गए? अब थीटा एंगल ना देके आपको बोला n ले लो, उसे रिप्रेजेंट्स डिफ्लेक्शन कितना है, एंगल कितना घुमा मतलब डिफ्लेक्शन कितना दिया था, तो K n G प्लस एस अपॉन S, ये I आ गया। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 है। जब ये सवाल आया था इतने सारे बच्चों ने सिर्फ ये पैटर्न देख के सवाल छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चों को फिगर ऑफ मेरिट नहीं पता था, तो इसलिए ये बारीकियां हैं जो वो ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बोलूंगा गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर जरूर देखिएगा, उससे आपको और डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अब अगले सेटअप पे। अगला सेटअप है आपका साइक्लोट्रॉन। तो फटाफट से साइक्लोट्रॉन की बातें आपको सिखा दे। आइए अब देखिए साइक्लोट्रॉन बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, गजब इंटरेस्टिंग है। देखो साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन में ऐसे दो बड़े डीज होते हैं, ये डी शेप की आपकी दो डिस्क है, इस तरीके से दो डिस्क है। समझ गए? अब इन डिस्क वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिस्क वाले रीजन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब जो बीच का इलाका है, बीच का इलाका पतला है, छोटा इलाका है, बीच के इलाके में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मतलब इस इलाके में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अच्छा खास बात क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग होती है। कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इस डायरेक्शन में, अगली बार इस डायरेक्शन में, अगली बार इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, ये चल रहा है। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन ऑसिलेट कर रहा है। अब देखो सेटअप समझना, बड़ा ही खूबसूरत सेटअप है, बहुत ही खूबसूरत सेटअप है। प्लस क्यू चार्ज को मान लीजिए आपने यहाँ पे रेस्ट पे छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, स्पीड दे दी, हल्की सी देर है तो हल्की सी स्पीड आई, तो उस स्पीड से ये मैग्नेटिक फील्ड के इलाके में घूमा। अब मैग्नेटिक फील्ड इलाके में फोर्स लगा, फोर्स क्या लगा? क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी, तो वो
इस तरीके से फोर्स लगा, घूमने लगा, तो वो सर्कल में घूमने लगा। ध्यान से सुनिएगा, अब सर्कल छोटा था क्योंकि स्पीड छोटी सी ही जनरेट हुई है, रेस्ट से रिलीज किया था। अब ये सर्कल में घूमने लगा और जैसे ही बाहर आया इस लाइन के बाद, डी के बाद, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। अब यहां पे इंटरेस्टिंग मामला क्या हुआ, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई। तो जब वो यहां पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, जितनी देर में वो घूमा उतनी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, उसकी और स्पीड बढ़ाई, और स्पीड बढ़ाई, तो स्पीड बढ़ी तो रेडियस बढ़ गया। फिर जितनी देर में वो घूम के इधर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से पलट गई, फिर एक्सीलरेट करा, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पीड बढ़ाई, तो स्पीड बढ़ाई तो रेडियस बढ़ गया। इस तरीके से ये सिलसिला चलता जा रहा है। और ये कब तक चलेगा, ये लास्ट जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसका देखिए डायग्राम बनाना भी अपने आप में बहुत मजेदार है। अब ये लास्ट जब आप घूमेंगे तो लास्ट में फिर ये बाहर निकाल लेंगे, समझ गए। तो ये होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल को छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से पार्टिकल को एक्सेलरेट करते गए। स्पीड बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, स्पीड बढ़ाने की जिम्मेदारी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही स्पीड बढ़ाती, मैग्नेटिक फील्ड तो स्पीड बढ़ा ही नहीं सकती। तो स्पीड बढ़ाने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, डायरेक्शन बदलने की जिम्मेदारी, घुमाते रहने की जिम्मेदारी मैग्नेटिक फील्ड की है। इसको सर ऐसे क्यों बना रहे, अब सीधे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे ना, चार्ज को छोड़ देंगे, तो आपको बहुत लंबी पाइप बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा पाइप बनाना पड़ेगा स्पीड अटेन करने के लिए। तो किलोमीटर लंबा पाइप बनाने की जगह हम इसी तरीके से घुमा घुमा के छोटे से जगह में ही पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से हमें पार्टिकल पे जो जो चाहिए वो मिल जा रहा है। एक साइक्लोट्रॉन है, पार्टिकल एक्सेलरेटर है, यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी तक ले जा रहे हैं यूजिंग स्टैटिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए, वर्किंग प्रिंसिपल समझा दिया। आइए देखिए, अब जो रेडियस है, ठीक है, मैं आपको बता दूं यहां पे जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, सर्कल में जब घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो रेडियस होता है mv/qb। स्पीड बढ़ती जा रही है तो रेडियस भी बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम रेडियस जो है वो है d का रेडियस, रेडियस ऑफ d। d समझ गए ना किसे कह रहे हैं, ये रेडियस ऑफ d, ये d है इसका रेडियस, मैक्सिमम रेडियस। तो मैक्सिमम रेडियस इसे हम कैपिटल R कह देते हैं। कैपिटल R है mv मैक्सिमम अपॉन qb। आई बात समझ में। तो जब निकलेगा तो मैक्सिमम स्पीड से निकलेगा, वो मैक्सिमम स्पीड होगी आपकी, देखिए यहाँ पे qb/r अपॉन मास, ये मैक्सिमम स्पीड आ गई। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी पूछते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल बाहर निकल रहा है, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दोगे तो आपको मिलेगा q² b² r² अपॉन में 2 इंटू मास। समझ गए, ये आप एज अ फॉर्मूला भी काफी बच्चे याद रखते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। समझ गए, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम स्पीड। और देखिए आपको और सिखा रहे हैं अलग फॉर्मूला जो यूज हो रहा है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बड़ी चर्चा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने चैप्टर में पढ़ा है इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/qb। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, qb/2πm। ये फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये फ्रीक्वेंसी है। इसी फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, यही फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के लिए। देखो हम क्या चाह रहे हैं, जितनी देर में पार्टिकल गोल घूमे उतनी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में ऐसी, आधे चक्कर में ऐसी, और फिर वापस ऐसी। तो इधर से इधर आने में इलेक्ट्रिक फील्ड को
सेम टाइम पीरियड लगे जो एक चक्कर पूरा करने में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वही है जो पार्टिकल के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। इसमें देखो ना स्पीड आती है और ना रेडियस आता है। अगर आपको स्पीड और रेडियस के टर्म में लिखना हो तो देखिए टाइम पीरियड क्या होगा आपका 2πr/v, और टाइम पीरियड को लिख दूं अगर मैं 1/फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे देखिए स्पीड का फॉर्मूला रेडियस और फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये आ जाता है। तो ये रेडियस फ्रीक्वेंसी के टर्म में स्पीड, ये फ्रीक्वेंसी, ये मैक्सिमम स्पीड कैपिटल डी के रेडियस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव्ड। और अगर किसी एक स्पेसिफिक स्पीड पे स्पेसिफिक रेडियस पूछे तो ये, और मैक्सिमम रेडियस पूछे तो ये मैक्सिमम स्पीड, ये इस तरीके से ये हो जाए। आई बात समझ में? वही देखिए यहां पे लिखा थे फॉर्मूले, रेडियस, टाइम पीरियड, फिर देखिए फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पूरा ध्यान से लिखिएगा अच्छे से, क्योंकि इसी पे देखिए सवाल है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड न्यूक्लियाई विथ हाई एनर्जी पार्टिकल्स रिजल्टिंग इन न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे है ना एक्सपेरिमेंट है जब हमें पार्टिकल को बहुत जोर से किसी दूसरे पे टकराना होता है, न्यूक्लियाई पे टकराना होता है, तो पार्टिकल एक्सेलरेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स to produce radioactive substance which can be used in diagnosis and treatment। आगे, cyclotron is suitable for accelerating heavy particles। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा के लिए अच्छा है, इलेक्ट्रॉन के लिए अच्छा नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रॉन, हल्के पार्टिकल, कम मास के पार्टिकल के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि छोटी सी इंक्रीज इन एनर्जी उसकी स्पीड बहुत बढ़ा देती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हल्का पार्टिकल होता है तो इसके लिए सुटेबल नहीं है साइक्लोट्रॉन। अनचार्ज पार्टिकल को ये एक्सिलरेट ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सिलरेशन कहां से आ रहा है? वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स से आ रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? QE/m। यस, और वर्क डन, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखते हो? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर बार जब वो d इसके बीच में था तो पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट हो रहा है, तो हर बार उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इतना एक्सिलरेशन आ रहा है, तो चार्ज होना चाहिए। चार्ज ही नहीं है अगर, तो वो एक्सिलरेट कैसे करेगा? इसीलिए न्यूट्रॉन पे ये काम नहीं करेगा। आइए फटाफट से अब साइक्लोट्रॉन के कुछ सवाल जवाब किए जाएं। आइए जल्दी से साइक्लोट्रॉन के कुछ सवाल जवाब किए जाएं। ये देखिए क्या कह रहा है सवाल, आइए सुनिए। ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन के बारे में आप क्या जानते हैं? ड्यूट्रॉन का चार्ज और मास लिखना पड़ेगा, वो क्या जानते हैं? चार्ज बेटा E ही लेते हैं, मास जो है इसका वो डबल है मास ऑफ प्रोटॉन के, है ना, H2 है नहीं है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो चार्ज आपको कहीं लगे तो ये ले लीजिएगा, मास कहीं लगे तो आप ये ले लीजिएगा। ठीक है, केजी में, ये ध्यान होना चाहिए बेटा, प्लीज इसमें गलती नहीं करेंगे। ड्यूट्रॉन है, सर्कल ऑफ रेडियस आपको दिया है, रेडियस दिया है 32 सेंटीमीटर। फिर बोला है जस्ट बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द डी से बाहर आने के जस्ट पहले इतना रेडियस था। समझ गए? इसका मतलब ये मैक्सिमम रेडियस है जो पॉसिबल है। फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 10 मेगा, मेगा मतलब 10⁻⁶, और इसको भी SI यूनिट में कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 10⁻⁻²। समझ गए? चलो सर, अब इसके बाद क्या करें? आ जाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो यहां से फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, फिर एनर्जी बताओ, स्पीड बताओ, इन दोनों की वैल्यू से। ठीक है, चलो इमरजेंस पे मतलब बाहर निकलने पे स्पीड और आपको यहां पे बताना है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ अभी मैंने आपको बताया कैसे करना, 2πr/f, ये फॉर्मूला ले लेना। इसमें रेडियस दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, 2π से मल्टीप्लाई करना तो आपकी मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। मैक्सिमम स्पीड के लिए आप 2πR/f से मल्टीप्लाई कर देना, यहां से आपकी स्पीड आ गई। फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या लिखना, 12mv मैक्सिमम
का स्क्वायर कर देना, समझ गए। अच्छा मास क्या लिखोगे बता दिया मैंने, ठीक है। किसके लिए बात हो रही है, ड्यूट्रॉन का मास लिखेंगे। फिर बात हो रही है सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, तो आर क्या था बेटा, एम वी बाय क्यू बी। यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है, एक बार वहां से स्पीड आ जाए वो यहां रख के मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी। या फिर फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2πm/qb। तो इससे टाइम पीरियड का फॉर्मूला रखिए, यहां से निकाल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहां से क्या आ गई, 2πm इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ये फॉर्मूले से मैक्सिमम स्पीड, इसमें रख के काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये होमवर्क है बेटा, सब ऐसा यूनिट में रख के सॉल्व करके फाइनल आंसर बताना है, समझ गए। तो ये होमवर्क है, अच्छे से करना है एकदम, लिख लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सेटअप आते हैं, ठीक है। इसका मैं आंसर आपको बता दूं, आंसर मैच कर लीजिएगा, मेरे पास जो लिखा है मैग्नेटिक फील्ड है 1.3 टेस्ला, स्पीड जो आती है वो है अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻⁷। फिर बेटा आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो अप्रोक्सीमेटली आ रही है 4.22 मेगा ईवी, समझ गए, ये आ रही है। अगला सवाल, जल्दी से पढ़िए जरा सवाल को, फटाफट से पढ़िए जरा सवाल को, कैसे करेंगे बताइए। कैसे करेंगे बताइए, आइए क्या कह रहा है सवाल देखिए। एक साइक्लोट्रॉन है, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है, प्रोटॉन की बात है। इफ ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन का डी गिवन है, सब ऐसा यूनिट में लिखिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड प्रोटॉन बताना है मेगा ईवी में, काइनेटिक एनर्जी बताना है मेगा ईवी में। आइए तो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करते हैं, ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकलते के टाइम पूछ रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला याद किया था हमने, ये इसका फॉर्मूला है। चार्ज पता है, बी पता है, रेडियस पता है, 2 पता है, मास पता है, बस आपको वैल्यू रखनी है। तो ये देखो बेटा चार्ज, ये रहा चार्ज 2 बार, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड 1 है, रेडियस कितना बेटा 60/100 यानी 0.6 अपॉन 2 × मास। मास कितना है प्रोटॉन का, ये रहा, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, समझ गए। तो ये वैल्यू रखिएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे जो आंसर आएगा वो आंसर तो आपका बेटा जूल में आएगा। पूछा किस में, देखो पूछा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आइए ये आपको सिखाना पड़ेगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 जूल कितना हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इससे डिवाइड कर दीजिए, 10⁻⁻13 हो जाएगा। तो जूल से जब आप मेगा ईवी में जाओगे तो डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से। सुनना मेरी बात, ये बहुत जरूरी है, बच्चे छोटी चीज है इग्नोर कर देते हैं, गलती करके आ जाते हैं। ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा क्योंकि सब ऐसा यूनिट में रखा है। फिर इसको आप 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से डिवाइड करना और आपका आंसर आएगा बेटा 18। समझ गए, कर लोगे डिवाइड, तो ये जरूर करिएगा आप, है ना। 18 आ रहा है या 16 आ रहा है, एक बार आप चेक करिएगा क्योंकि काफी क्लोज है, तो एक बार चेक करके आंसर कमेंट करके बताइएगा। होमवर्क है, जूल से मेगा ईवी में कन्वर्ट करके व्हाट इज द फाइनल आंसर बताइएगा। आइए आगे चल रहे सवाल पढ़ते हैं। एक चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में साइक्लोट्रॉन में, काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर दिया है, तो बताइए नया रेडियस क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये अगर मैंने सब कुछ सेम रखा है तो काइनेटिक एनर्जी
रेडियस के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है। तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना करना है तो रेडियस को डबल करना पड़ेगा, तो रेडियस इसका आंसर है, डबल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? चलें आगे। ये देखिए सवाल क्या है, ये देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। साइक्लोट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन व्हेन इट अप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड दी है, और देखिए पोटेंशियल गैप इज 100 किलो ईवी। जो गैप था बेटा यहाँ पे जो पोटेंशियल का गैप है वो ईवी में दिया है, मतलब बेसिकली वर्क डन दिया है क्यू डेल्टा वी, 100 किलो ईवी वर्क डन। एवरी टाइम जितनी बार यहां से पास हुआ उतनी बार इतना वर्क डन हो गया। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन किस में चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो हर बार जब वो बीच से पास होगा तो इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। टू एक्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 मेगा ईवी, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न घूमने पड़ेंगे वो आपको बताना है। आइए करते हैं। तो एक बार जाने से इतनी एनर्जी आई, मान लो n बार चले गए तो n इंटू इतनी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। एक बार बीच से पास किया तो इतनी एनर्जी है, दूसरी बार में और बढ़ गई, तीसरी बार में और बढ़ गई, तो ऐसे कंटिन्यूस आप मान लो n बार चले गए, तो ये आंसर है। इसको किसके बराबर करना है, 20 मेगा। ये देखिए सॉल्व करके आ रहा है 200, मतलब 200 बार बीच से पास हुआ, गैप में 200 बार गया, तो गैप में 200 टाइम्स गया। लेकिन इसका आंसर 200 नहीं, इसका आंसर 100 है। ये बोल रहा है नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब बोल रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। अगर आपसे पूछे तो एक रिवॉल्यूशन में 2 बार गैप से पास हो रहा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बेटा आपके 100 काउंट होंगे। लेकिन गैप से कितनी बार गया ये पूछता तो 200 टाइम होता। नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे ऑथर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसके टर्म्स में पूछना चाह रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर की, मास स्पेक्ट्रोमीटर की। आइए अगले वाले 2 हम सेटअप देख लें। वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में पहले से परपेंडिकुलर है। हम यहां पे चार्ज वेलोसिटी v से फायर करते हैं। हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सेट करना चाह रहे हैं कि ये चार्ज ये चार्ज अनडेविएटेड चला जाए, बिना डेविएशन के, बिना कोई चेंज के सीधे चला जाए। मतलब इसमें नेट फोर्स 0 हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिला के 0 हो जाए। समझ गए? इधर उधर ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ जाए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस साइन है बेटा, माइनस साइन है तो इसको आप रिवर्स करके भी इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। ये आपका सेटअप हो गया। अब इफ E, B एंड V म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो होता ही है ना, होता ही है। वेलोसिटी सिलेक्टर में ऐसे ही सेटिंग है कि तीनों देखो, एक x एक y एक z में तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपका E का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, B V sin 90। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खुलता है, A क्रॉस B, A B sin थीटा, ये हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड आ गया E बाय B, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड आ गया। ये सिंपल वेलोसिटी सिलेक्टर है। तो आपकी जो सेटिंग होनी चाहिए इस तरीके से होनी चाहिए। तो आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी चाहते हो। क्या चाहते हो आप, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी। आप एक चार्ज की बीम भेज रहे हो, चार्ज की बीम में बहुत सारे चार्जेस होंगे, मल्टीपल वेलोसिटी से पास हो रहे होंगे। समझ गए? ये रहा, इस पूरे इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है। अब क्या होगा आप सोचिए, यहां पे आप सोचिए क्या होगा। जिसके लिए ये सेटअप है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली जो स्पीड है
वो अनडेविएटेड सीधे निकल जाएगी, यहां से वो पार्टिकल्स को आप कलेक्ट कर लेना। अब किसी की स्पीड ज्यादा है E बाई बी से, तो इस केस में स्पीड ज्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, तो ज्यादा स्पीड के पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे, कम स्पीड के पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि अलग अलग आपकी स्पीड से अलग अलग एंगल पे आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा, लेकिन आपकी जो रिक्वायर्ड सेटिंग के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से स्पीड है वो आपको यहां पे सीधे मिल जाएगी, यहां से आप कलेक्ट कर लेना। ये हो गया वेलोसिटी सिलेक्टर। इस पे देखिए एक सवाल है, बढ़िया अच्छा छोटा सा सवाल, वो करते आना चाहिए। ये देखिए, अ चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज क्यू एंटर्स कांस्टेंट यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर रीजन, वेलोसिटी सिलेक्टर है, उसमें बोला है वेलोसिटी का फॉर्मेट बताइए। तो आपको देखिए, आपको मैग्नीट्यूड तो बता दिया था अभी मैंने, अब बोल रहा है वेलोसिटी का फॉर्मेट बताओ, आओ करते हैं। तो हमें क्या सीखा, नेट फोर्स 0, तो QE प्लस QVB इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस V क्रॉस B, मतलब इसको B क्रॉस V लिख सकता था। अब बताओ आपको क्रॉस प्रोडक्ट की चक्री चलाने आती कि नहीं, याद है आपको I J K होता था, फिर I क्रॉस J ऐसे चलते थे क्रॉस प्रोडक्ट की चक्री में। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ये, इनके लिए भी ऐसी सेम चक्री लगा सकते थे। B क्रॉस V क्या दे रहा है, E, सिर्फ तीन म्यूचुअली के लिए करेंगे, हर बार नहीं करेंगे। तो आपको V चाहिए, तो V क्या हो गया, E क्रॉस B, समझ गए है ना। तो ये देखो B क्रॉस E रिजेक्टेड, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, E क्रॉस B ये हो सकता है, B क्रॉस E रिजेक्टेड ये हो सकता है। तो यहां पे ये सेटअप मिल गया। अब यहां पे आपको मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, ये तो डायरेक्शन हो गया है ना, डायरेक्शन बताने वाली चीज यहां से मिल गई, ठीक है, ये डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। V कैप लिखना चाहिए, ज्यादा अच्छा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बताने वाली चीज हो गई। अब मैग्नीट्यूड क्या चाहिए मेरे को, E बाई बी, ये अभी मैंने बताया था। तो E क्रॉस B क्या होगा, E B साइन 90। मेरे को तो फाइनल रिजल्ट चाहिए E बाई बी, तो मैं इसको B स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा E बाई बी। तो वेलोसिटी का वेक्टर आपको लिखना है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताते हुए ये वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। समझ गए कैसे लिखा, वेरीफाई किया मैग्नीट्यूड को और वेरीफाई किया डायरेक्शन को, तो उससे ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिला। आइए आगे चलते हैं और देखिए एक बहुत ही शानदार सेटअप जिसको हम कह रहे हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ठीक है। ये क्या है ध्यान से समझिए। तो यहां पे एक आपकी नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, यानी एक छोटा सा मैग्नेट है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाओ, जनरली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं। तो एक छोटे से यहां पे बार मैग्नेट को रिलीज करके छोड़ दे तो वो ऑसिलेट करने लगता है, स्मॉल एंगल ऑसिलेशन, स्मॉल एंगल ऑसिलेशन जो हमने डायपोल में भी पढ़ा है, जो बार मैग्नेट वाला लेक्चर आपको मिलेगा इस प्लेलिस्ट में उसमें भी है। और ये टाइम पीरियड स्मॉल एंगल ऑसिलेशन में SHM में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो है 2 पाई रूट m इंटू बी। ये फॉर्मूले पे बेस्ड ये एक सेटअप है, समझ गए। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, इस बार मैग्नेट का, M मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहां ले रहे हैं, H क्यों लिखा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, डिटरमाइन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट निकालना है। तो यहां से उसका टाइम पीरियड, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड देखेंगे घड़ी से, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए उस जगह की फील्ड पता होनी चाहिए, वैल्यू रख के आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। या फिर देखिए
or to compare horizontal component of earth magnetic field at different location. तो इंडिया में दिल्ली में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, और अमेरिका में कितनी है वॉशिंगटन डीसी में। तो वहां पे वॉशिंगटन डीसी में सेम मैग्नेट का टाइम पीरियड चेक करो, इंडिया में दिल्ली में सेम मैग्नेट का टाइम पीरियड चेक करो, दोनों का रेशियो ले लो, उससे मैग्नेटिक फील्ड पता पड़ जाएगी कि वहां पे कितनी है, यहाँ पे कितनी। तो कंपैरिजन में यूज आता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ध्यान रखना है टाइम पीरियड का। अब देखिए 2 बार टाइम पीरियड का रेशियो, तो वो ऐसे आ जाएगा, ये एक सेटअप बन गया। ये बड़ा मजेदार है, यहां पे ध्यान से सुनिए। अब 2 मैग्नेट हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक M1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M2। अगर दोनों को साथ में रख के चिपका के एक नया मैग्नेटिक मोमेंट बना के उसका टाइम पीरियड देखें, तो वो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड 1 कह देता हूं इसे, वो होगा 2 पाई रूट m की जगह आ जाएगा m1 प्लस m2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दोनों का ऐड हो जाएगा, तो I1 प्लस I2। अगर दोनों को उल्टा कनेक्ट कर दें, एक साउथ नॉर्थ इधर और दूसरा नॉर्थ साउथ इधर, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो एडिशन होगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट में सब्ट्रैक्शन होगा, जो भी बड़ा है उसमें से माइनस। तो ये ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड हो जाएगा, mr² होता है तो m और r² ऐड हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है इसीलिए सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये T2 में लिख देता हूं। अब यहां से सोचो आपको ये टाइम पीरियड दे, ये टाइम पीरियड दे, और इंडिविजुअल पूछे, स्क्वायर करके दोनों को सॉल्व करके ये आपका रिलेशन आता है, m1 by m2 इज इक्वल टू, ये T1 कौन था बेटा यहां पे, ये D है, ठीक है। तो यहां पे T2 का स्क्वायर प्लस T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपसे M1 by M2 रेशियो पूछ सकते हैं, ये दोनों केसेस में इधर से वैल्यू लेके आप इसमें सेटिस्फाई कराना, ये रेशियो आ जाएगा, है ना। ये एक बार कर लेना सेटिस्फाई, तो आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। इसी पे बेस देखो, एक बढ़िया सवाल आपके लिए लेके आए हैं, बढ़िया सवाल, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक यूनिफॉर्म बार मैग्नेट है, M उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, टाइम पीरियड T है, मैग्नेटिक फील्ड H है। अब क्या बोला है, मैग्नेट को कट कर दिया 2 हाफ में, और आपको 1 हाफ का वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में रखा है। डिटरमाइन न्यू टाइम पीरियड फॉर दिस सिंगल हाफ। कैसे करेंगे, टाइम पीरियड 2 पाई रूट I अपॉन MB। जब कट कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, आधा हो जाएगा। ऐसा है कि सर आधा हो जाएगा क्या? यही तो गलती है, यही तो गलती है, इसीलिए तो गड़बड़ आता है आंसर। देखो अब मैं बताऊं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखना है। तो इसको सेंटर एक्सिस के अबाउट घुमाना है, इसको भी सेंटर एक्सिस के अबाउट घुमाना है। एक रॉड मानू तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ml²/12 सेंटर एक्सिस के अबाउट। यहां पे मास हो गया है आधा, लेंथ हो गई है आधी। ml²/12 फॉर्मूला सेम बट मास और लेंथ बदल गई, तो ये I डैश। देखो यहां से क्या आ जाएगा, ml²/12 अपॉन में 8, तो ये I/8 हो जाएगा I डैश। आई बेटा बात समझ में। तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट पे अब क्या असर पड़ेगा वो भी बात कर लेते हैं, आ जाओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हैं हम, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। जैसे डायपोल मोमेंट लिखते थे वैसे ही पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो कट करने से पोल स्ट्रेंथ तो सेम रही, लेंथ आधी हो गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया। समझ गए। तो नया टाइम पीरियड 2 पाई रूट I/8 m/2 इंटू बी, ये हो गया 2 पाई रूट I अपॉन MB, और ये अपॉन में 4 आ गया रूट में, यानी T डैश T/2 आ गया। ओरिजिनल टाइम बाय √4 यानी T/2। तो ये आंसर आ गया T/2। आगे पढ़ो अगला सवाल।
दोनों हाफ को प्लेस किया है एक के ऊपर एक, उन दोनों को तोड़ के एक के ऊपर एक कर दिया। अब बताइए नया टाइम पीरियड क्या होगा। अब देखिए यहां पे बढ़िया इंटरेस्टिंग, जो पूरा था उसका m और i था, आधा जो था उसका m/2 और i/8 था, ऐसे दो थे। ठीक है, अब इन दोनों को सेम पोलैरिटी रख के एक के ऊपर एक कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब बताइए जरा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप दोनों को जोड़ दोगे, ऐड होगा, वो तो सिंपल स्केलर एडिशन हो जाएगा सेम एक्सिस के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो दोनों का वेक्टर एडिशन है, तो m/2 प्लस m/2 क्या हो गया, m हो गया। तो नया टाइम पीरियड 2 पाई रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय 4 mb, तो इसमें भी देखो 1/√4 ही फैक्टर आ रहा है, तो ये t/2 ही होगा जो ओरिजिनल टाइम था उसका बाय 2। आई बात समझ में। तो देखो इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, गलतियां करते हैं बच्चे, इसीलिए ये मैं लेके आया हूं ताकि आप अपने टाइम पे गलती ना करो। लास्ट में एक 2 मिनट का डिस्कशन, मास स्पेक्ट्रोमीटर आइसोटोप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है या फिर मास टू चार्ज रेशो निकालने के लिए यूज होता है। क्या है बेसिकली समझिए, आपने चार्ज के हिसाब से इस वेलोसिटी v1 के हिसाब से, इस वेलोसिटी के हिसाब से वेलोसिटी सिलेक्टर से एक चार्ज की बीम ले ली। ठीक है, इस वेलोसिटी से वो चल रही थी, लेकिन हुआ क्या, आइसोटोप्स का चार्ज तो सेम होता है, मास अलग अलग होता है। तो ये सारे चार्ज सेम चार्ज वाले सेम स्पीड वाले आ तो गए है ना वेलोसिटी सिलेक्टर से निकल के, लेकिन इसमें आइसोटोप भी मिले हुए हैं। तो आइसोटोप को अलग करने के लिए अब देखो क्या करते हैं, हम एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। यहां पे एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जिसका नाम दे दिया B2। अब यहां पे रेडियस क्या होता है, mv/qb, B2। स्पीड यहां से आ जाएगी, तो ये देखो क्या हो जाएगा, और m/q आपका आंसर आ गया। ये देखिए B1 क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर के टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड थी, B2 क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर की अगले स्टेप में जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा, जिसका मास ज्यादा है उसका रेडियस ज्यादा, तो वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। जिसका मास कम है उसका रेडियस कम, वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। मानते हो ये बात, पक्का कंफर्म। तो अब आप देख रहे होगे कि अलग अलग मास सेपरेट हो गए। तो पहले हमने स्पेसिफिक स्पीड से सेम चार्ज वाले फैक्टर ले लिए वेलोसिटी सिलेक्टर में, और फिर वेलोसिटी सिलेक्टर को फिर से मैग्नेटिक फील्ड में डाला, तो आपके मासेस सेपरेट हो गए, तो आइसोटोप अलग अलग हो गए। तो अब वो आइसोटोप का मास यहां से निकाल सकते हो, मास बाय चार्ज रेशियो यहां से निकाल सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मास बाय चार्ज रेशियो निकालने का सेटअप बन गया। आई बेटा बात समझ में। तो ये था आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल की। ये क्या है देखिए समझिए, एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, ये इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था। अब इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देख लिया, ग्राफ कैसा था, सेंटर पे मैक्सिमा और फिर कम होता जा रहा था। तो हमने ऐसा सेटअप बनाया है कि एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, एक और कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। इन दोनों कॉइल्स को ऐसे पास पास रख दिया, बीच में गैप है, पास पास रख दिया बहुत सारे टर्न्स के साथ। और टर्न्स यहां से देखने पे सेम डायरेक्शन के होना चाहिए, यहां से देखने पे ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में करंट घूम रहे हैं बहुत सारे टर्न्स में। तो इस सेटअप में क्या होता है, ये जो बीच का इलाका है, इस पूरे इलाके में एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। देखिए इंडिविजुअल दोनों के ग्राफ बनाए ऐसे थे,
लेकिन बीच में मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, इस तरीके से ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो बीच में, एग्जैक्ट बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, या फिर इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, आइदर इसके, इसी फॉर्मूला से दोनों को निकाल के वेक्टर एडिशन, और फिर आप यहां निकाल लो या यहां निकाल लो या यहां निकाल लो, तीनों पे ऑलमोस्ट वही वैल्यू बोलोगे, पूरी जगह में बीच में वही वैल्यू बोलोगे। तो ये था आपका लास्ट इंस्ट्रूमेंट। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।